नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली पर किसका राज होगा? क्या दिल्ली वालों का मूड बदल रहा है या केजरीवाल फिर से कमाल करने वाले हैं? 8 फरवरी को सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के बाद 11 फरवरी को इसका सटीक जवाब मिलेगा, मगर अनुमानों का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। कोई दावा कर रहा है कि दिल्ली में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, तो किसी को कांग्रेस की वापसी की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। मगर दिल्ली में उम्मीदों की लहरों पर कौन सवार है, ये जानने के लिए हम लेकर आए हैं देश के 6 ऐसे पत्रकारों का ओपिनियन पोल जो दिल्ली की हर नब्ज समझते हैं, जिन्हें दिल्ली की राजनीति का हर दांव पेच मालूम है, जो दिल्ली में गरीबों की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारे तक हर हाल जानते हैं और जिनके अनुमान की कई बार नतीजों की शक्ल में सामने आए हैं। तो आइए देखते हैं सबसे भरोसेमंद पत्रकारों का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। जी हां, आज हम आपको ये बता दें कि दिल्ली देश का दिल, और आखिर इस दिल को जीतने के लिए सियासत के हर दल अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। जी हां, अपना अपना राग। तो इस राग की रग जानने वाले वो पत्रकार आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर दिल्ली पे कौन काबिज होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वो तमाम पत्रकारों में से एक एक कर सबको बुलाऊं, आज हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आज इन पत्रकारों का एक विशेष अंदाज में, एक विशेष तरीके से हम उनका स्वागत और आपसे उनको रूबरू कराएंगे। सबसे पहला नाम इस कड़ी में कोई है तो वो है अक्कू श्रीवास्तव। अक्कू साहब, आप यहाँ पर आए और बताएं कि आपने जो आंकड़े, जो नंबर दिए हैं, उसकी वजह क्या है? आपने क्यों सोचा कि किस दल को कितना मिलना चाहिए? अक्कू श्रीवास्तव। वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव 4 दशकों से देश की पत्रकारिता में अपनी लेखनी के लिए जाने जाते हैं। बीते 20 सालों से ये अलग अलग समाचार पत्रों में बतौर संपादक अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। ये हर राजनीतिक दावपेच को अच्छे से जान। अक्कू साहब, आपने देखा दिल्ली को लेकर अलग अलग बातें, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ओपिनियन पोल में आपने जो अपने अंदाज में आंकड़े दिए हैं, आखिर वो आपको क्यों लगा कि ये आंकड़े इस दल के लिए सटीक बैठते हैं? आपको उसके लिए एक तो पहले ये मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अभी बहुत जल्दी है आंकड़ेबाजी में जाना, लेकिन फिर भी क्योंकि जाना था तो फिर जाना है। अखबार में और टीवी में तो खास तौर से हम सब लोग इसी के एक आदी हो गए हैं कि हमें कुछ निश्चित अपनी बात कहनी होती है। लेकिन इसके पहले कि क्यों इसके कारण है, हमें जो मैं समझता हूं और जिस आधार पर मैं अपनी गणना देने की बात, इसी के एक आदी हो गए हैं कि हमें कुछ निश्चित अपनी बात कहनी होती है। लेकिन इसके पहले कि क्यों इसके कारण है, हमें जो मैं समझता हूं और जिस आधार पर मैं अपनी गणना देने की बात कर रहा हूं, उसके पीछे बहुत। अक्कू साहब, आपका मैं पहले डाटा जो है वो पूरा समझा देना चाहता हूं। आपने आपको कितने मार्क्स दिए हैं? नहीं, मैंने 45 सीटों का वो दिया है। पहले हमारे दर्शकों को यही पता होना चाहिए कि जो दिल्ली वाले हैं तो जानते होंगे 70 सीटें हैं और 70 में 45 सीटें फिलहाल आज की तारीख में मुझे लगता है आप को मिलने वाली हैं, और आपसे ज्यादा केजरीवाल को मिलने वाली हैं। ये केजरीवाल का डाटा है। और बाकी जो बचती 25 सीटों में 25 की 25 सीटें मैं मानता था कि भाजपा, लेकिन उसमें कांग्रेस का भी हिस्सा एक आध का जाने वाला है, तो कांग्रेस 1 पे जाएगी। 24 जो मुझे लगता है वो ये। आपको 45 क्यों मिलने वाली है? खास तौर से जब पिछली बार उसका बहुत बड़ा संख्या थी, तो उस संख्या से कम क्यों हुई? असल में इससे ज्यादा भी कम हो सकती थी, लेकिन जो केजरीवाल ने काम किया, जो 4.5 साल पहले काम किया था बिजली पानी माफ करने का, वो शायद एक इतना सबसे बड़ा काम है जो उनके वोटरों को अपने साथ जोड़े रख रहा है। और आप फिर कहेंगे कि साहब अगर जोड़े रख रहा है तो उसको 66-68 से कम होकर 45 आप क्यों बता रहे हैं? तो जो उनके विधायकों की कार्यशैली रही है, विधायकों का जो कार्यकलाप रहा है, उससे असंतुष्टि ऐसी है जिसमें उनके नंबर्स कम हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या केजरीवाल सरकार, केजरीवाल जो हैं, वो उन विधायकों के टिकट काटेंगे
तो संख्या बढ़ भी सकती है, नहीं काटेंगे तो संख्या इसके आसपास रह सकती है। एक केजरीवाल के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि इन्होंने जो डिलीवरी दी है उस पर लोगों का विश्वास है, तो डिलीवरी का विश्वास जो है वो ज्यादा काम आ रहा है बिजली पानी को लेके। और बाद में जो कुछ हुआ, जैसे स्कूल, मेरा एक सवाल है, आपने कहा डिलीवरी सिस्टम को लेकर बीजेपी भी अपनी अपनी बातें रखती रही है, लेकिन जो मैं आपसे जानना चाहूंगा और जो दर्शक के मन में भी आपके इन आंकड़ों के बाद एक जिज्ञासा पैदा हुई होगी, हम आमतौर पर हमेशा ये सुनते रहे बीएसपी फैक्टर काम करता है, बिजली सड़क पानी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है केजरीवाल सरकार में अगर कुछ काम किया है तो बिजली, सब्सिडी और पानी। देखिए, बिजली सड़क पानी ये यूपी बिहार और वो पुराना फ्रेज रहा है। अब जो पिछली बार जब हुआ इनको, तो बिजली और पानी जब फ्री मिल गया लोगों को और काफी बड़ी संख्या में लोगों को मिल गया, तो वो अपने आप में एक डिलीवरी का था। ये नहीं हुआ कि साल भर दिया वापस ले लिया, तो अब वो लगातार काम कर रहा। उसके बाद जो एड ऑन उन्होंने किए हैं कई तरीके के, सीवर योजना, कनेक्शन की योजना वगैरह वगैरह, ये ऐसी थी जिसपे उनको थोड़ा एड ऑन हुआ है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि ये जो इनको ना मिलने वाली संख्या है वो लोकल लोगों का, लोकल विधायकों का, स्थानीय विधायकों का कार्यकलाप, उनके व्यवहार, उससे अहंकारीपन हो सकता है, वो उससे उनको कम होगा। लेकिन केजरीवाल ने बिजली पानी के अलावा स्कूलों पे जो काम किया वो परसेप्शनल काम है। एक वर्ग उन्होंने हल किया नीचे वाला लोगों का, जो वोट देने जाता करता है, और परसेप्शनल में जो पढ़े लिखे और जो ज्यादा फिर बातचीत करते हैं उनके लिए उन्होंने एक जैसे कुछ मोहल्ला क्लिनिक खोल दी। आज के इस विशिष्ट अंदाज के लिए मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं अक्कू साहब कि जो दूसरे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर आपको लगता है निमेश, आपको लगता है हर्षवर्धन जी, तो आप अक्कू जी से सवाल ले सकते हैं। इसके साथ साथ अक्कू जी, एक और बात थी जो मेरे मन में आई, वो ये कि आपने कहा कि विधायकों का असंतोष, मुझे ऐसा लगता है जब इतना अच्छा डिलीवरी सिस्टम है तो चेहरा कोई भी हो, डिलीवरी सिस्टम काम करेगा या चेहरा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चेहरा काम करेगा, लेकिन डिलीवरी सिस्टम, चेहरा कौन सा काम करेगा? विधायक का। केजरीवाल अगर नहीं होते और कोई और होता, चाहे उसने डिलीवरी एक ही होती, तो शायद इतने नंबर भी नहीं आते। तो ये केजरीवाल की विश्वसनीयता है। केजरीवाल अपनी सक्रियता से, अपनी विश्वसनीयता से ज्यादा अंक ले रहे हैं, और वो आगे आने वाले दिनों में जब एक लगभग महीने भर बाद जब आप लोग वोट डालने जाएंगे या डालेंगे, तब आपको 10-12 दिन बाद और चीजें स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी, जब टिकट वितरण हो जाएगा। टिकट के बाद ही बहुत सारी चीजें और साफ हो सकती हैं। मेरा मानना है कि केजरीवाल इस पूरे इलेक्शन के सबसे बड़े चेहरा होंगे, और उनके चेहरे के आगे बाकी चेहरे फीके रहेंगे। फिलहाल की स्थिति में आगे नहीं कुछ कहा जा सकता। जी अक्कू जी, बीजेपी का सवाल है। बीजेपी ने जो, आपने कितनी सीटें दी हैं? मैंने 24 सीटें दी हैं उनको, और बीजेपी इसलिए 24 सीटें दे रहा हूं कि वो उन विधायकों के खिलाफ में जो खराब विधायक रहे हैं, जिनकी कारगुजारी ठीक नहीं रही है, उनके सामने जो संभावित दावेदार रहे हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत जो काम किया, और उसके अलावा मनोज तिवारी एंड कंपनी ने उस मुद्दे को उभारने की कोशिश की है जिसका उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा अवैध कॉलोनियों के, जिसे हम अवैध कॉलोनी जो खराब शब्द है, कच्ची कॉलोनियों को जो पक्का करने का काम है, उसमें अब जो फायदा लोगों को नजर आ रहा है, जो तत्काल डिलीवरी हुई है या फिर डिलीवरी है, तो उस डिलीवरी से उनको फायदा मिलेगा। और पूर्वांचल का वोट बैंक भी जो है अक्कू जी, कांग्रेस की अभी हाल की जो सतर्कता थी, उस वजह से उसको फायदा होगा, और वो भी अल्पसंख्यक डोमिनेटेड इलाके में 1-2 जगह पर हो सकता है, 1-8 सीट निकल सकती है, इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं। हाँ, वोट परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। जी जी अक्कू जी, मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार और हैं, हर्षवर्धन जी और निमेश। अगर आपके कोई सवाल है तो एक-एक सवाल आप अक्कू जी से ले सकते हैं। नहीं, एक सवाल मुझे चूंकि वो लगता भी है, मुझे लगता है कि वो अक्कू जी थोड़ा और उसको, कि अरविंद केजरीवाल इतने बड़े क्या इसलिए दिख रहे हैं कि सामने कोई ढंग का नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास? नहीं, अरविंद केजरीवाल ने एक सबसे बड़ी काम ये किया कि वो सक्रियता लगातार बनाई रखी। उस सक्रियता बनाए रखने के संदर्भ में स्थानीय स्तर पर मनोज तिवारी ने भी अपनी सक्रियता बनाई रखी, लेकिन मनोज तिवारी की टांग खींचने वाले यहाँ इतने सारे लोग थे कि उनकी छवि, उनका कद
नीचे रहा, नहीं तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते। जी कांग्रेस को आपने सिर्फ एक ही है, जी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आप कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट कर अंडर एस्टिमेट इसलिए कर रहा हूं कि आप मैं बिहार में जब था तब अक्सर इस्तेमाल करता था कि वहां पर क्या होता था, वहां एक लाइट चार्जर की अगर लाइट होती थी लाल वाली, जल लाइट आ गई, नीतीश कुमार आए तो उन्होंने एक बल्ब लगा दिया। यहां इतना वोट परसेंटेज उनका इतना कम है, वो उठ करके 32-33 कैसे पहुंचेगा, ये लाख टके का जी, सवाल है। जी। इसलिए मुझे लगता है कि एक ही सीट पे। जी अक्कू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अब दूसरे हमारे वरिष्ठ पत्रकार निमिष कुमार इस मंच पर आएं और बताएं कि आखिर उन्होंने किस दल को कितने आंकड़े दिए। अक्कू जी, आप सीट ले सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार निमिष कुमार फ्री प्रेस जर्नल के दिल्ली कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ये लंबे समय से संसद, बीजेपी और कांग्रेस बीट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बीजेपी के इंडिया शाइनिंग कैंपेनिंग का अहम हिस्सा रह चुके निमिष कुमार। निमिष, आप बताइए कि आपकी नजर में आखिर कौन नंबर 1, कौन जीत रहा है और कौन फिसड्डी होता दिख रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बना सकती है यदि हम आज की बात करें तो, और उसके पीछे कारण ये भी है, मैंने उन्हें 35 सीट का दिया है 70 की विधानसभा में, मतलब वो सरकार बना सकते हैं, लेकिन 67 से 35 लाने के पीछे मेरा जो अपना अभी तक ऑब्जर्वेशन है, उसमें एक बात ये देखिए कि आज से 5 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब और आज में बहुत अंतर है। अरविंद केजरीवाल अब अकेले हो चुके हैं, उनके बहुत सारे साथी अब उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। तो आप यदि देखें तो अरविंद केजरीवाल के पास अब यदि कोई दूसरा चेहरे यदि बचे हैं तो ले देकर वो मनीष सिसोदिया हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं और उनके शिक्षा मंत्री हैं, जिनका काम के बारे में अभी मेरे वरिष्ठ साथी ने बताया कि स्कूल को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास अब बड़े चेहरे नहीं बने। देखिए, भारत का चुनाव अब बड़े चेहरों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है और बड़े चेहरे जो हैं वो जिताते हैं। दिल्ली में अभी अभी हमने 6 महीने पहले हालात देखे हैं, गौतम गंभीर हो या हंसराज हंस हो जैसे सेलिब्रिटी जो थे वो आए और उन्होंने वो चुनाव जीतकर ले गए, जबकि नहीं तो बीजेपी वो सीट्स हार रही थी। तो आम आदमी पार्टी के साथ फिर भी आम आदमी पार्टी इसीलिए अभी भी मजबूत और सबसे पहला मतलब इस उसमें आपने चेहरे मोहरे की बात की, अगर चेहरा मोहरा ही होता तो आप ये देखिए कि गौतम गंभीर और हंसराज हंस जैसा आपने उदाहरण दिया, मुझे ऐसा लगता है कि ये मोदी के चेहरे पे, मोदी के डिलीवरी सिस्टम पे चीजें आई थी। आपको क्या लगता है, डिलीवरी सिस्टम जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में लोगों को मिला, क्या वो काम नहीं करेगा? नहीं, देखिए, वो जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत के बाद शुरुआत बहुत अच्छी हुई, लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी। हम भारतीय वोटरों का जनमानस जानते हैं और वो एक बात यह है कि उन्हें जब कुछ मिलता है तो उन्हें और ज्यादा की इच्छा होती है। ये पिछले 15-20 सालों में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत बहुत बढ़िया की, लेकिन उसके बाद वो उतनी अच्छी डिलीवरी नहीं दे पाए और जिसके लिए वो बार बार कहते रहे कि इसके लिए केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बावजूद इसके आज भी बस्तियों में, स्लम्स में हम जिन्हें कहें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में और कुछ हद तक मध्यम वर्गीय परिवार में अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक बहुत मजबूत है। जी, आप निमिष, जो अक्कू जी ने सीटें दी आपको, आप उससे अगर आंकड़ा देखें तो आपका आंकड़ा काफी अंतर दिखाता है। आपको लगता है अक्कू जी की जो आंकड़ा निमिष कह रहे हैं ये कहीं न कहीं आपकी सीटों से बहुत कम दिखता है? नहीं, निश्चित रूप से ये इनका मानना है और इनके मानने का स्वागत किया जाना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये मुझे लगता है आपके साथ में कोई, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी चेहरे का कोई मायने रखता है, या मनीष भी अब उसमें जोड़ दे, अरविंद और मनीष की जोड़ी के अलावा किसी और चेहरे का बहुत मायने रखता है, चले गए नहीं चले गए? मुझे नहीं लगता इसका असर होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था तो उनके साथ एक पूरी टीम थी। आज अरविंद केजरीवाल अकेले हैं और अरविंद केजरीवाल के विधायकों में भी देखिए तो 5 साल में अपने काम के भरोसे पर कोई इतना बड़ा चेहरा उभर कर नहीं आ पाया काम के उस पर। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पहले भी थे और अभी भी हैं।
तो 5 साल में उनके विधायकों का परफॉर्मेंस जो है उसमें से कोई एक चेहरा उभर कर आना, वो एक बड़ी चीज है जो दिल्ली का जनमानस बार बार देख रहा है। तो एक ये है कि वहां अरविंद केजरीवाल को थोड़ा ये परेशानी होगी, क्योंकि जब वो जनता के सामने जाएंगे, वोटर्स के सामने जाएंगे, तो उनके पास परफॉर्मर के रूप में उनका अपना कोई विधायक ऐसा नहीं है जिसके पास 5 साल में कुछ दिखाने के लिए अपने मतदाताओं के पास हो। मैंने बीजेपी को 24 दिए हैं और उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो अरविंद केजरीवाल के पास मत पहुंचे 5 साल पहले और जो मुंह भंग हुआ, वो अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन बीजेपी को मैंने बहुमत से दूर रखा है और उसका कारण यह है कि बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल वाला जैसा चेहरा, जिसको आप विश्वसनीय चेहरा कहें, मनोज तिवारी बाहरी हैं और मनोज तिवारी आज भी सेलिब्रिटी रहे हैं, लेकिन जनमानस के रूप में वैसे नहीं हो पाए। हम यदि बीजेपी में कहें तो डॉक्टर हर्षवर्धन की को सामने रखें यदि बीजेपी के उसमें, तो वैसा कोई चेहरा जिस पर दिल्ली की जनता, दिल्ली का वोटर विधानसभा चुनाव में भरोसा कर सके, वैसा नहीं है। तो हम डॉक्टर हर्षवर्धन के कंपैरिजन में देखें, यदि उनके साथ तुलना करें, तो हम ये पाएंगे कि बीजेपी के पास वैसा मुख्यमंत्री वाला चेहरा नहीं है। कांग्रेस को मैंने 8 दिए हैं और उसके पीछे कारण ये है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां केजरीवाल से मोहभंग हुआ, वो सारा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के पास जाएगा। हम कांग्रेस को इसलिए राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पिछले कुछ समय में बहुत सक्रिय हुए आपको हैं। याद होगा कि 15 साल के शासन के बाद 62 सीटों पर जमानत जब्त हुई। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि वो 5 साल पहले की बात थी और ये 5 साल बाद का है। इसमें बहुत कुछ अंतर हुआ है। लोगों का कहीं न कहीं जो बीजेपी और आप से अलग हुए हैं, थोड़ा मोहभंग हुआ है, जिनका केंद्र सरकार से या बीजेपी का यहां पर स्थानीय स्तर पर, वो अब कांग्रेस की तरफ लौटेंगे। तो हम कांग्रेस को राइट ऑफ नहीं कर सकते। किसी को अगर निमिष से कोई सवाल है इस आकलन पर, तो एक छोटा सा सवाल आप में से कोई भी ले। मनोज तिवारी चूंकि दूसरी बार चुने जा चुके हैं, निमिष मैं तो उनको बाहर ही नहीं कहूंगा, उस हिसाब से केजरीवाल भी दिल्ली के नहीं। हाँ बिल्कुल, पर एक बात हमें ये मानना पड़ेगा कि मनोज तिवारी को लेकर वो उतने विश्वसनीय चेहरा नहीं हो पाए जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन थे। एक चेहरा जो दिल्ली की राजनीति से उठकर हो, और मनोज तिवारी सांसद हैं, पर लेकिन जब विधायक की बात होती है, जब विधानसभा के मुद्दे सामने होते हैं, तो हमने ये पैटर्न में अंतर देखा है कि लोकसभा और विधानसभा के उसमें वोट वाला जो है वो परिवर्तन। निमिष, मुझे अब दूसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी को बुलाना है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, जी हाँ, दिल्ली में 2020 का अगर किसी को इंतजार है किसी 20 के बाद का, तो वो है बीजेपी, जो 20 साल से सत्ता का इंतजार कर रही है कि दिल्ली में वो लौट पाए। क्या इस 2020 में बीजेपी का मंगल होगा, ये जानने के लिए अब हम बुलाना चाहेंगे उमाकांत लखेड़ा जी को। उमाकांत जी, आप मंच पर आएं और आप अपने आंकड़ों के बारे में बताएं कि आपने किस दल को क्या दिया है। बीजेपी का मंगल होगा, ये जानने के लिए अब हम बुलाना चाहेंगे उमाकांत लखेड़ा जी को। उमाकांत जी, आप मंच पर आएं और आप अपने आंकड़ों के बारे में बताएं कि आपने किस दल को क्या दिया है। वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा 3 दशक से दिल्ली की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उमाकांत लखेड़ा देश के बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर और विश्लेषक के तौर पर पहचाने जाते हैं। दैनिक हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ रह चुके उमाकांत लखेड़ा हिंदी बेल्ट की राजनीति की बारीक समझ रखते हैं। उमाकांत जी, फ्लोर इज योर्स। मेरा जो आकलन है दिल्ली को लेकर के कि दिल्ली देश का दिल है और देश का दिल, सारे देश के लोग, यहाँ का जो मूल निवासी कोई नहीं है। जब भी आप दिल्ली की बस में, मेट्रो में कहीं से बैठते हैं, वो कहते हैं मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, या 20 साल से, 30 साल से, इवन 40 साल से। तो लोग कहते हैं आप रहने वाले कहाँ के हैं। तो दिल्ली में कोई पैदाइश जो हुई, नई जनरेशन पैदा हुई, लेकिन जो लोग आए हैं, जो हम जैसे लोग जो उत्तराखंड से आए, बाकी लोग बिहार से, पूर्वांचल से, राजस्थान से, हरियाणा से और साउथ इंडिया से, बंगाल से, तो पूरे देश का यहाँ लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है। लोग यहाँ बस गए हैं और दिल्ली के दिल में वो समा गए हैं। जी, दूसरी बात यहाँ की राजनीति का जो आंकड़ा है, दिल्ली में जो
बड़ा सरप्राइजिंग है कि एक अनकन्वेंशनल गैर उमाकांत जी, हम पहले चाहेंगे जो हमारे आज के इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि आपने किस दल को कितनी सीटें दी हैं और आखिर उसके पीछे आपकी राय और सोच क्या रही। बिल्कुल सही है। मैंने कहा है कि आम आदमी पार्टी 55 प्लस जा सकती है, ये मेरा आकलन था, आकलन है, और ये 55 प्लस का मतलब ये 60 भी हो सकता है, ये 62 भी हो सकता है। उसका कारण है कि आम आदमी पार्टी की कोई कितनी भी आलोचना करे, लेकिन आज हालात ये है कि 3 मुद्दों पर आम आदमी पार्टी का कोई विरोध नहीं कर पा रहा है और कोई मुद्दा बीजेपी या कांग्रेस के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं है। नंबर 1 है कि उन्होंने स्कूलों का चेहरा मोहरा सुधार दिया है, आमूलचूल बदलाव कर दिया है। दिल्ली की जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा थी, वहां का जो पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम की जो गुणवत्ता थी, आज हालत यह है कि दिल्ली की स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफारिशें आ रही हैं, जबकि दिल्ली के स्कूलों में लोग कहते थे कौवे भी नहीं मंडरा रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है कि आपका जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो हेल्थ क्लिनिक है, जो आप छोटे छोटे टेस्ट के लिए प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते थे, गरीब आदमी बुखार हो गया, डेंगू हो गया, कुछ भी हो गया तो उसको अपना घर की कोई चीज जर जेवर बेचना होता था। आज उसके मोहल्ले में जाएंगे, उसको फ्री दवा है, फ्री उसके परीक्षण हो रहे हैं, फ्री टेस्ट हो रहे हैं और फ्री उसका उपचार हो रहा है। अगर दिल्ली के अस्पताल में उसको अगर इलाज नहीं हो रहा सरकारी अस्पताल में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जा रहा है। सरकार उसका आपको ये लगता है कि ये सरकार फरिश्ता सरकार। नंबर 1 बात। नंबर 3 बात है कि देखिए, आपने जो जनरल जो बसों में जो पॉपुलिस्ट, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूं कि दिल्ली में आप बसों में लोगों को फ्री में सफर कर रहे हैं, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने जो वायलेशन किया, जो मेरी नजर में कि जो 10% जो कैटेगरी थी, जिसका नोटिफिकेशन 12 जनवरी 2019 को किया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने, सरकार के गजट में है, गजट नोटिफिकेशन हुआ कि उच्च जाति के 10% गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को आप आरक्षण देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट उसमें टोटल फेलियर हुई है। मेरी 3 एसडीएम से बात हुई, मैं उस पर कुछ स्टोरीज कर रहा था, कोई रिसर्च कर रहा था। एसडीएम ने कहा साहब ऐसा है, इतनी उसमें राइडर्स लग गए हैं, इतने उसमें शर्तें जोड़ दी गई हैं कि दिल्ली में तो कम से कम किसी को इस 10% आरक्षण का फायदा नहीं होगा। दूसरा यह है कि देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं ये मानता हूं कि जो गवर्नेंस है, इन्होंने जो इनके पास अधिकार, पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके पास जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इनके कंट्रोल में नहीं है। इसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि इन्होंने जो गवर्नेंस है, रोटी रोजी, और ये जो आम आदमी, उमाकांत जी, बीजेपी को आपने 8 सीटें दी। जी देखिए, बीजेपी को मैं इसलिए, देखिए बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। मैं फिर एक बार यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मेहमानों को बता देना चाहता हूँ कि उमाकांत जी जो कह रहे हैं, उनका जो आकलन है, उनकी जो राय है, अगर आपको इसमें लगता है कि कोई सवाल आपके मन में कौंध रहा है, तो आप सीधा उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देश और दिल्ली आपको देख और सुन रही है। देखिए, किसी का सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आप अपनी बात रख लें। देखिए, बीजेपी का नेटवर्क, बीजेपी के पास जो संघ आरएसएस की जो ताकत है, जो उनके वर्कर है, वो बहुत समर्पित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जो लोकसभा के पिछले चुनाव में हारने के बाद भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास इतनी ताकत है कि सपोर्ट मोबिलाइज करने का, क्योंकि उनके पास देश में प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी का चेहरा था। मोदी जी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को 3रे नंबर पर धकेल दिया, और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी को 3रे नंबर पर जाना जाहिर सी बात है, स्वाभाविक था, क्योंकि आम आदमी की अगर बात करें, उमाकांत जी, प्रतिशत की बात करें तो 70 सीटों में से 65 सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी लोकसभा चुनाव। बिल्कुल थी, लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखनी होगी कि देश का जो सिरमौर थे, ये आपके पास लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। राष्ट्रवाद उनका सबसे बड़ा मुद्दा था। उस दौरान इतनी घटनाएं घटी, और दूसरी बात है कि इतनी मतलब क्रेडिबिलिटी का जो सवाल है, जो लोगों के जो मध्यम वर्ग है, जो जिसको कहते हैं कि जो डिसाइडिंग फैक्टर इस देश की धड़कन को समझने वाला जो लोग था, देखिए उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी, अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बनने से रहे, क्योंकि इनको तो 7 दिल्ली के 7 सीटों पर स्टेक है, वहां भी वो बुरी तरह हारे दिल्ली में। दूसरी बात है कि
कांग्रेस के पास अपोजिशन का जो लीडरशिप कांग्रेस को करनी चाहिए थी वो उसमें नाकाम रही। तो इस समय जो दिल्ली का जो वोटर सोच रहा है वो गवर्नेंस सोच रहा है, वो हेल्थ सेक्टर सोच रहा है, वो स्कूल के बच्चों के एडमिशन के बारे में सोच रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जो दिल्ली के जो वोटर है, लोकल वोटर है, उसको बहुत बड़ी मेरे ख्याल से यहाँ सभी के मन में छोटे छोटे सवाल आप एक तरफ कह रहे हैं जब आम आदमी पार्टी को कहा तो उनको भी कहा कि उनके आगे कोई नहीं है, जी भारतीय जनता पार्टी को कहा तो उनको भी कहा कोई आगे नहीं है, तो कुछ तो मुकाबला बीच में आना चाहिए। आप तो क्लीन स्वीप दे रहे हैं, 55 सीटें दे रहे हैं, और 55 का मतलब ये है कि आपके कहने अनुसार 70 भी हो सकते हैं, 62 तक जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जब हम टेलीविजन का एनालिसिस करने फरवरी में बैठेंगे अगले महीने, तो मुझे लग रहा है कि हम भी इसी स्टूडियो में अगर आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी से आपको लॉक कर रहे हैं कि आपको आना है। जी जी जी, थैंक यू। 8 आपने बीजेपी को दी, मतलब 10% सर 70 की विधानसभा में आप सिर्फ 10% से के आसपास बीजेपी को रख रहे हैं। बिल्कुल आपका बिल्कुल राजधानी है, वहाँ मोदी है, वहाँ उनकी केंद्र सरकार का एक बराबर देख रहे हैं, ये मुझे चौंका रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी भी पैमाने पर कोई भी राजनीतिक समीकरण देखें, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं भी एक बराबर नहीं टिकते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, मुझे इसलिए लग रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट बेस है, दूसरी बात है कि दिल्ली का जो आम वोटर है उसका जो सपोर्ट है, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने जो मॉड्यूल पेश किए हैं, जो लोगों को राहत दी है, जो किराएदारों को राहत दी है, बिजली मीटर में बिजली के दाम कम हो गए। मेरी कल बीजेपी के 4 परिवारों में मेरी बात हुई, उनके नंबर मैं आपको दे सकता हूं। जो बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर है, उनको कहना है साहब हमारे घर में जो 9 वोट हैं, 9 में से 7 वोट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम तो ये सारी बातें तो ये चीजें हो गया, यही वोटर था, ये सारे भी ऐसे मुद्दे जो मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव में वो भी हावी होंगे। लेकिन अब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, ब्रेक के बाद मेरे साथ और मेहमान जी हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रमोद सिंह, ये अभी बाकी है। लेकिन ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि आखिर आपके सामने अपने आप को बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस को अस्तित्व का खतरा है, और 2020 में अगर किसी को इंतजार है तो बीजेपी को 20 इयर्स बाद कमबैक का इंतजार है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वरिष्ठ पत्रकारों का ये ओपिनियन पोल दिल्ली के दिल पर किसका राज होगा जारी। दिल्ली के चुनाव को लेकर आज हमारे देश का सवाल में एक विशेष कार्यक्रम में ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। जी हां, ब्रेक के पहले आपने सुना अक्कू श्रीवास्तव का आकलन, आपने सुना निमिष कुमार का आकलन, आपने सुना उमाकांत लखेड़ा जो कुछ अपनी अपनी राय है, अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो समझ आ रही है वो समझ आपके सामने साफ थी। मेरे साथ अब ब्रेक के बाद 2 ऐसे और पत्रकार बाकी हैं जिसमें अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रमोद सिंह जी। प्रमोद सिंह जी, आप यहां आए और इस मंच से आकर देश को बताएं कि आखिर दिल्ली के चुनाव को लेकर किस पार्टी को आपने कितनी सीटें दी हैं। प्रमोद जी। पत्रकार प्रमोद कुमार सिंह फिलहाल दैनिक अखबार पायोनियर में सीनियर एडिटर हैं। ये दिल्ली में दैनिक भास्कर के मेट्रो एडिटर भी रह चुके हैं। इन्होंने 1998 से लेकर अब तक दिल्ली के हर चुनाव को कवर किया है। देखिए ये दिल्ली में दैनिक भास्कर के मेट्रो एडिटर भी रह चुके हैं। इन्होंने 1998 से लेकर अब तक दिल्ली के हर चुनाव को कवर किया है। देखिए मेरा जो अभी आकलन है कि आम आदमी पार्टी को 45, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 7 सीटें और मिलने की संभावना है। लेकिन अभी चूंकि चुनाव में थोड़ा करीब आज से ठीक 1 महीने बाद दिल्ली के मतदाताओं को अपना मतदान देने का मौका मिलेगा। इस समय कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय चल रहे हैं और जो खास तौर से हैं, जो युवाओं का मुद्दा है। अगर आपने जेएनयू का जो इंसिडेंट देखा होगा तो पिछले लोकसभा में जो अगर आप वोट का आकलन करें और आप उस समय के जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछेंगे कि 14 से 15% जो यंगस्टर्स का स्पेशली
जो अनडिसाइडेड यंगस्टर्स होते हैं, जो फ्लोटिंग वोट है, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट दिया था, बीजेपी को सपोर्ट दिया। तो उससे जो है बीजेपी का जो है करीब 87% बूथ पे बीजेपी आगे थी और 7 लोकसभा उन्होंने जीत लिया। आम आदमी पार्टी 7 लोकसभा में से सिर्फ 2 लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे नंबर पर थी, 5 में कांग्रेस आगे थी। उसका कारण ये भी था कि उस समय मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था। और अभी आपकी जो चिंता ये है कि उसको मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने का है। अगर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ चला गया और चाहते हैं कि मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस रोक सकती है, तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। जो दूसरी बात अभी ये चल रही है कि जैसे हमारे उमेश जी बोल रहे थे, लखेड़ा जी, उमाकांत जी की बिजली पानी की बात है, ये एक इशू है। इस पे बीजेपी को केजरीवाल को काउंटर करने में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लोकसभा का चुनाव अगर देखें, अभी कुछ 6 महीने पहले जो बीजेपी को वोट मिला था और 2013-2015 में जो बीजेपी को दिल्ली विधानसभा में वोट मिला था उसका प्रतिशत देखें, 2013 में बीजेपी को 31 कुछ प्रतिशत मिला था, जिसपे उसको 32 के आसपास मिला, जिसमें उसको 31 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 28 मिली थी, कांग्रेस को 8 मिली थी। 2015 में बीजेपी का वोट परसेंट करीब 1.5% बढ़ा, फिर भी उसको 3 सीटें आई। कांग्रेस 0 पे होगी, आम आदमी पार्टी 67 पे चलेगी। उसके पीछे कारण ये था कि कांग्रेस का 15% वोट और बहुजन समाज पार्टी, आप लोगों को चौंकेंगे, उनका भी वोट है दिल्ली में, उनका एक वोट बेस है और वो एक बार नगर निगम में 19-20 सीटें आम आदमी बीएसपी बिना मायावती के किसी नेता क्या जीत चुकी है। 7% उनका, 1.5-2% जो कम्युनिस्ट का वोट है और 1-2% जो डिसाइडेड वोट है, उसको आम आदमी पार्टी को 2031 में बीजेपी से कम वोट मिला था। चूंकि वो 31 में 25% उनके जब वोट जुट गए तो 56% में उन्होंने सबको साफ कर दिया। बीजेपी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के बावजूद 3 सीट पे सिमट के रह गई थी। लेकिन अब की जो 2020 का मुकाबला है, इसमें आम आदमी पार्टी, जैसे हमारे और भी वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि आम आदमी उनके साथ जो थे प्रोफेसर आनंद कुमार थे, उसमें राजमोहन गांधी थे और जो योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, जो उसके आम आदमी पार्टी के जो मूल आम आदमी पार्टी थी उसमें जितने बड़ी हस्तियां थी उनका योगदान था वो अलग हो गए हैं। तो बीजेपी के पास मौका है केजरीवाल को घेरने का, क्यों कहेंगे कि एक व्यक्ति विशेष की पार्टी रह गई है और उन्हीं के केजरीवाल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और जो बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी के मतदाता, हम देख रहे हैं बीजेपी के भी बूथ वर्कर्स एक्टिव हो गए। हालांकि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स 4 महीने से काम कर रहे हैं, वो घर घर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमने ये किया है, हमने बिजली आपकी माफ कर दी है, पानी हम आपको दे रहे हैं। और सब महिलाओं का जो है मेट्रो में भी अभी अगर केंद्र की फेयर फिक्सेशन कमेटी बीच में नहीं आती था, उसमें आपको महिलाओं को मेट्रो में भी फ्री यात्रा करवा देते। दिल्ली की जो डीटीसी की जो बसें हैं, क्लस्टर की बसें, उसमें उमाकांत जी ने सब्सिडी का विरोध किया। उमाकांत जी कहते हैं कि इस तरह की सब्सिडी, मैं सब्सिडी का विरोधी मैं खुद हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको उसमें पैसा देना चाहिए। हाँ, आप ये कहें कि हम समय पे बस देंगे, सुरक्षित बस देंगे, साफ पीने का पानी देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, ये मत कहे हम आपको इतना फ्री देंगे, इतना फ्री देंगे, इतना फ्री देंगे। इसको मैं घूस मानता हूँ। अरविंद का इस पे ये मानना है, प्रमोद जी, कि मैंने जनता से कमाया, जनता को लौटा दिया। नहीं, अगर ऐसी बात है ना, तो आप जो फोर्थ कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, जो नगर निगम का पैसा बकाया, उनको भी आप दे दीजिए। 5-7 हजार करोड़ मांग रहे, आप हमारा नहीं देते हैं। मेरा इसमें कंटेंशन ये रहा है प्रमोद जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए हो क्या रहा है कि आप जहां जरूरत है, देखिए इतनी बेकारी और भूखमरी देश के दूर दराज इलाकों में है और वहां भूख से लोग मर रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में। मैं दिल्ली में तो 2 मिनट में अखबार में, मीडिया में कहीं ना कहीं आ जाएगा। दूर दराज के इलाकों में जो बेसहारा लोग हैं उनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। गांव में अब होगा क्या, इसका कारण क्या होगा कि सिटीज की तरफ माइग्रेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट में बता रहा हूँ कि ये जो फ्री बिजली और पानी का, इसकी वजह से दिल्ली में, जो दिल्ली के आसपास जो शहर हैं और सैटेलाइट टाउन से लोगों ने दिल्ली में आना शुरू कर दिया है। दिल्ली का जो पानी और जो जमीन तो दिल्ली में पास बहुत ज्यादा नहीं है, जो अगर जो नई सेटलमेंट्स नए लोग आते हैं तो इसके सीवर पे, पानी पे, बिजली पे बहुत का लोड पड़ रहा है। अब वो यहाँ की एजेंसीज को, जो सिविक एजेंसीज हैं, वो कह रही हैं कि यहाँ पे लोग बाहर से आ रहे हैं, अब हमको दिक्कत हो रही है। नए कनेक्शन, मुझे लग रहा है आप जो बात कर रहे हैं, मतलब आपका मानना अलग हो सकता है, बहुत बौद्धिक स्तर की बातें हो रही हैं कि होना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मेरी पूरे जो देश के किनारे वाले इलाके हैं उनमें मिलना चाहिए, लेकिन जिनको मिल रहा है उसको फायदा हो रहा है। और वो फायदा अगर मान लीजिए मुझे भी मिलता है, तो क्या ऐसी व्यवस्था है कि मैं इसे कहूं कि बिजली का बिल मेरा अगर 0 आ जाए तो मैं वापस कर दूं?
शायद अभी दिल्ली में ऐसी व्यवस्था नहीं मेरा मानना है कि जो लोग इस सक्षम लिहाज हैं, से बिजली इस पानी का लिहाज बिल से दे सकते हैं, उनको देना चाहिए। अक्कू जी आपकी माने तो आती हुई लक्ष्मी जाता हुआ शनि किसे खराब है? दूसरा हाँ मेरा तो मानना है इसलिए कि अगर क्योंकि जो मैं दे डिलीवरी सकता कर रहे हूं, हैं वो मैं केजरीवाल, दे सकता हूं, वो मैं उनके दूंगा। लिए प्लस पॉइंट है, तो वो प्लस पॉइंट उनके पक्ष में ज्यादा जाता हर्षवर्धन जी दिखता आप है। कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अक्कू जी निमेश, बात आप मैं शांत हैं। वापस करने वाली बात नहीं कह रहा हूँ। वापस करने वाला तो मॉडल आ गया है कि सब्सिडी लोग वापस कर रहे हैं, ट्रेन में भी वापस कर रहे हैं, जो एलपीजी सिलेंडर नहीं, यहाँ नहीं है, एलपीजी यहाँ नहीं सिलेंडर है। से वापस किया है, हम लोगों ने भी बात वापस किया पूरी था। सुनेंगे तो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि सेंटर की स्कीम में बाकायदा लोग सब्सिडी जो छोड़ सकते हैं, चाहते हैं वो छोड़ रहे हैं, मॉडल है। रेलवे में सीनियर सिटीजन की सब्सिडी है, अगर कोई सीनियर सिटीजन कह रहा है कि हमें नहीं लेना तो नीचे टिक कर दिया। Exactly. क्या दिल्ली में बिजली की, पानी की ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकती? लेकिन असली सवाल वही है कि चुनाव के जाते वक्त में कौन ये देखेगा प्रमोद जी, जिसका इस बिजली जवाब के जीरो बाद आया, मुझे वो हर्षवर्धन जी सीधे को ही सीधे आ उसी गया। मंच पर लाना है। प्रमोद देखिए, जी, आप मेरा मुझे ये जवाब दे मानना दें, है उसके कि बाद प्राइमरी हर्षवर्धन जी इस हेल्थ, मंच पर होंगे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग जनता का अधिकार है, खासतौर से गरीबों को मिलना चाहिए जिनके पास नहीं है। जो जिनके पास ऑलरेडी जो साधन संपन्न, अगर वो बिजली की सब्सिडी लेके खुश होते हैं तो ये ठीक नहीं। मैं 50, आप जैसे कि इसमें है, आपने मेट्रो में महिलाओं को फ्री कर दिया है, 50,000 का जो फोन लेके जा रहे हैं, मैं नहीं इसमें डीटीसी बस में 50,000 का हमारे पास फोन, हम फ्री में चल रहे हैं, 300 रुपए पाने वाला लेबर पैसा प्रमोद दे जी, रहा है। प्रमोद जी, मुझे ये फर्क नहीं समझ में आता। निमिष हम चर्चा करेंगे, बहस भी करेंगे कि आखिर सबके आंकड़ों को लेकर सबकी अलग अलग राय क्यों है। प्रमोद जी, आपने अपनी राय रखी, आपने अपने आंकड़े बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन जी, फ्लोर इज ओपन फॉर। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी 2 दशक से दिल्ली की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। एक पत्रकार के तौर पर इन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन और केजरीवाल के सत्ता तक पहुंचने की हर हलचल को बेहद करीब से देखा और समझा। टीवी चैनल्स पर पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर बेबाक राय रखने वाले हर्षवर्धन त्रिपाठी राजनीतिक दलों के हर दांव पेच को अच्छे से समझते हैं। हर्षवर्धन जी, आपके आंकड़ों का इंतजार। देखिए, मैंने बहुत साफ तौर पर जो आंकड़े मुझे दिख रहे हैं, वो अगर मैं इस तरह से कहूं कि पब्लिक को समझ में आए कि क्या दिल्ली का चुनाव है, तो 2014 नहीं है, 2019 नहीं है, 2015 नहीं है, दिल्ली का चुनाव 2013 है। लेकिन 5 साल की अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिससे अरविंद केजरीवाल को एडवांटेज है, और इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी को 38 सीटें दी हैं। और 38 सीटें देने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है, एक तो ये कि जिसको हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, जो हम अभी सवाल भी पूछ रहे थे कि आखिर वो जो मुफ्त की आई हुई चीज किसको बुरी लगती है, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका अगर महीने का 200, 300, 500 रुपए तक का बिल शून्य हो गया, तो उसके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं, उस सरकार को जाके वोट करेगा। दूसरी जो बड़ी चीज है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि परसेप्शन बैटल, तो परसेप्शन बैटल में अरविंद केजरीवाल बहुत आगे हैं, और ये एक वजह है जो उनको मुझे लगता है कि कंफर्टेबली वो सरकार बनाने की तरफ जाते हुए दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि उसका एक बहुत कमिटेड वोटर है, उतना कमिटेड वोटर दिल्ली में जनसंघ के साथ जब से पहली विधानसभा हुई तब से लेकर आज तक देश के किसी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लेकिन संकट क्या हो गया है, जिस दिल्ली में एक समय 2-2, 3-3 बड़े नेता हुआ करते थे, जिनको हम कहते थे कि एक नेता को दे कि दूसरे को दे, आज भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं का अकाल हो गया है। क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन एक नेता थे, एक चेहरा थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने किसी रणनीति के तहत किनारे किया होगा, नई लीडरशिप। हर्षवर्धन जी, आप ये संकेत देना चाह रहे हैं या आपका संकेत ये समझा जाए कि गाने बजाने से ऑर्केस्ट्रा तो चल सकता है, विधानसभा चुनाव नहीं जीते जाते? नहीं, सिर्फ इतना भर नहीं है। मैं इसको इस तरह से नहीं कहूंगा, क्योंकि वो अरविंद जी ने बड़ा चुटकी ले ली थी। पूछा किसी ने कि मनोज तिवारी आपके सामने, तो उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा गाते हैं, तो ये एक तरीका है। लेकिन राजनीतिक तौर पर आज भी दिल्ली की जनता मनोज तिवारी को नेता मानेगी। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि इसमें मुश्किल है, और वो मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को फीडबैक के तौर पर दी जा चुकी है। यही वजह है कि अलग अलग मुख्यमंत्री आप जहां जाएंगे देखिए उसके हिसाब से मुख्यमंत्री तैयार होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 27 के आसपास सीटों पर टिकी रहेगी। और एक चीज जिसको बड़े शिफ्ट के तौर पर मैं देखता हूं, कांग्रेस पार्टी अपने सबसे लोवेस्ट पर है, मैं ये मानता हूं, इससे नीचे नहीं जा सकती। देखिए, तो इससे ऊपर ही उठकर वो आने वाली है। त्रिपाठी जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी का 2015 की जो बीजेपी है दिल्ली के लिहाज से और 2019 की बीजेपी में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर हम कहें तो 2015 और 19 में बेसिक तौर पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि 2013 सितंबर के बाद से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बीजेपी है, उसमें 2 या 3 बीजेपी नहीं है, जो एक बीजेपी है। प्रचंड प्रतिशत अगर देखें, अगर आप सीटों पर देखें तो 70 में से 65 सीटों पर नहीं, मैं हर्षवर्धन जी बीजेपी का प्रचंड प्रभाव दिख रहा है। लेकिन अगर आप उसको फिर देखें तो 2014 के बाद 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार आनी ही नहीं चाहिए। और लोकसभा और विधानसभा, दिल्ली की जनता देश की सबसे मेच्योर इलेक्टोरेट है, सबसे जो कहते हैं ना पका हुआ मतदाता है, उसको बहुत साफ पता है। और सोचिए, ये बात मोदी जी भी जानते हैं, ये बात अरविंद केजरीवाल जी भी जानते हैं। पहले ये नारा आने से पहले आम आदमी पार्टी ने नारा दिया था कि केंद्र की दिल्ली में मोदी और यहां की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। वो बहुत साफ दिखाता है कि मिजाज क्या है। क्या आपको लगता है कि मोदी, ये चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल ही रहेगा या कुछ और इसमें संभावना है? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत साफ हो गया है कि ये चुनाव पूरी तरह से नरेंद्र मोदी वर्सेज केजरीवाल होगा। और उसमें एक बड़ी लड़ाई है जिसका जिक्र आपने भी किया था, उसको हम लोग ठीक से नहीं देख रहे हैं, कि ये जो अवैध कॉलोनियां हैं, मैं अवैध ही कहूंगा, आप कह रहे थे गलत शब्द है, लेकिन है तो अवैध, कच्ची पक्की वाली बात है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि वहीं रहने वाले के 200 का मतलब है, वहीं रहने वाले के 500 का बिजली का बिल गया, तो वो मतलब है। और वही ये अरविंद सीधी लड़ाई है, वोट बैंक था, वो सबसे बड़ा वोट बैंक था। और उसमें वहां दो लड़ाई है ना, एक तरफ कागज मिल रहा है कच्ची पक्की कॉलोनी का, दूसरी तरफ बिजली का बिल। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा कि हम लोग पूरी बहस में अभी तक एक तरफ नहीं गए हैं। नागरिकता कानून का विरोध प्रदर्शन, जामिया नगर, शाहीन बाग, और सबसे बड़ी बात अमानतुल्लाह खान का जो बयान आया था, जो भाषण उसने किया था, उसके बाद आप समझ लीजिए कि बहुत सी चीजें हैं जो बदलेंगी। नहीं, तो इसका लाभ कांग्रेस को होता दिख रहा है या सीधे आपको? ये मैं मानता हूं, अगर पोलराइजेशन हो गया इस मुद्दे पर तो फिर आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होगा। नहीं, निश्चित तौर पर हम नुकसान के बाद ही 67 से नीचे लेकर आए हैं। हम में से कोई उसको 67 नहीं दे रहा, लेकिन मुश्किल यह है कि अगर आप क्रेडिबल फेस नहीं दिखाते हैं तो जनता को यह समझने में मुश्किल होगी कि आखिर दिल्ली में होगा कौन, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी बिठा देगी। और वो रघुवर दास का उदाहरण हमने अभी अभी देखा है। पिछले 3 साल से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को फीडबैक जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना नेता नहीं बदला। उसका नुकसान ये कि सीधे सीधे आदिवासी विरोधी हो गई भाजपा उस राज्य में जहां सबसे ज्यादा संघ का काम। तो हर्षवर्धन वाला एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने था। आपने जैसी हटाया वो सीट हार गए कृष्णानगर, जो 6 बार से जीत रहे थे, कभी हारे नहीं। जिसके बारे में अगर दर्शकों को थोड़ा और समझने के देश के हिस्सों में, तो प्रयागराज की शहर उत्तरी मान लीजिए, गोरखपुर की शहर विधानसभा जहां से राधा मोहन दास अग्रवाल को योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के खिलाफ जिता दिया था, जमशेदपुर पूर्वी मान लीजिए जहां से सरयू राय ने रघुवर दास को हरा दिया था, वैसी ही सीट है दिल्ली की कृष्णानगर। लेकिन हर्षवर्धन जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम पूर्वांचली वोटों को हम भूल रहे हैं, हम उस पर गौर नहीं कर पा रहे। नहीं, पूर्वांचली वोटों को हम कतई नहीं भूल रहे हैं। और एक चीज मैं उसमें जोड़ूं, जब हम कहते हैं कि पूर्वांचली वोटर भाजपा के साथ आएगा, तो भाजपा के साथ वो लाल बिहारी तिवारी के समय में आया था, मनोज तिवारी लेकर नहीं आए। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सवाल। उमाकांत जी, फिर मुझे ब्रेक। देखिए, मैं जैसे आपने बोला कि देखिए, जो आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल है, उसमें बड़ा भारी अंतर्विरोध भी वोटर्स के मन में है। जैसे 370 पर जब कश्मीर में पार्लियामेंट में 370 पास हुआ, उसको स्क्रैप करने का कानून पास हुआ, तो अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने उसका स्वागत किया। अब अभी जो जामिया में ये जितना भी एनआरसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, जो पार्टी आंदोलनों से निकली हुई है, वो पार्टी जामिया में कहीं नहीं दिख रही, जेएनयू में कहीं नहीं दिख रही, दिल्ली विश्वविद्यालय में कहीं नहीं दिख रही, और जंतर मंतर में कहीं नहीं दिख रही। हर्षवर्धन जी, छोटा सा जवाब। ये बहुत वाजिब सवाल है, और इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी की बहस में आते हैं तो वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साफ साफ बताएं कि नागरिकता कानून रहेगा या जाएगा, दिल्ली में आप लागू करेंगे नहीं। और यही वो पॉइंट है, क्योंकि मैं इसको और थोड़ा सा साफ करूं कि इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी की बहस में आते हैं तो वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साफ साफ बताएं कि नागरिकता कानून रहेगा या जाएगा, दिल्ली में आप लागू करेंगे नहीं। और यही वो पॉइंट है, क्योंकि मैं इसको और थोड़ा सा साफ करूं कि रामलीला मैदान की रैली के दिन अरविंद केजरीवाल को मोदी जी ने अपने सामने लाके खड़ा कर दिया। मोदी जी बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल की मोदी जी से लड़ना न पड़े, सारी लड़ाई दिल्ली की है। हर्षवर्धन जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ही नहीं आते टीवी डिबेट्स में, और मुझे ऐसा लगता है कि यही अस्तित्व का संकट है। संवादहीनता ही कांग्रेस को, मुझे लगता है,
कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपने देखा बड़े पत्रकारों की राय, आपने सुना उनका आकलन। ब्रेक के बाद ये तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का आकलन का औसत बताएंगे। कहीं मत जाइए, सबसे सटीक और विश्वसनीय आकलन और तमाम वो मुद्दे जो दिल्ली के चुनाव पर हावी होंगे, उन पर चर्चा जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से इंतजार के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। जी हां, वरिष्ठ पत्रकारों के आकलन और उनके आंकड़ों को लेकर अब है पोल ऑफ पोल्स। जी हां, औसत क्या आता है? औसत है आपको 45 सीटें, बीजेपी को 20 सीटें मिलती लग रही हैं और कांग्रेस को महज 5 सीटें। जी हां, फिर एक बार हम आपको बताएंगे आज के हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के इस पोल का नतीजा। औसत के रूप में आपको 45 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी को 20 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें। जी हां, पोल्स ऑफ पोल्स इंडिया न्यूज पर देश का सवाल में आज इस विशेष कार्यक्रम में जो आपने देखा सुना, अब वक्त आ गया है आखिरी छोटी छोटी राय का। जी हां, पोल ऑफ पोल में औसत पर अक्कू श्रीवास्तव जी। नहीं, औसत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है परिवर्तन की संभावनाएं अभी हैं और खास तौर से जैसे जैसे मुकाबला खड़ा होगा, केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा, तो उसमें चीजें बदल भी सकती हैं, थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। ये प्रत्याशियों के चयन पे सबसे बड़ी भूमिका होगी। जी नमेश, मैं अभी भी मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम वाला जो ध्रुवीकरण है, कुछ ऐसा नहीं हो कि इस एक हफ्ते एक महीने के अंदर जिसके कारण ध्रुवीकरण हो, क्योंकि जिस तरह से जेएनयू जामिया ये सारी चीजें हो रही हैं, एक बड़ा तबका और दिल्ली में खासकर क्योंकि यहाँ जात वाला कार्ड उतना नहीं चलता है, उसके कारण कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और नुकसान होगा आम आदमी प्रमोद पार्टी। जी। देखिए, इसमें जो मेन मुद्दा यह है कि उम्मीदवारों का चयन भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है और कांग्रेस कैसे करती है। आम आदमी पार्टी के कुछ रेबेल एमएलएज हैं जो जिनकी सदस्यता जा चुकी पार्टी का विरोध करने के चलते, वो भी मैदान में होंगे। इसमें कपिल मिश्रा हैं, कर्नल शेरावत हैं, अनिल वाजपेयी हैं, या और अलका लंबाकर कांग्रेस में आ चुकी हैं। प्रमोद जी, तो इनका जो विरोध हो, ये भी आम आदमी पार्टी के साथ विरोध में हों, के खिलाफ विरोध में होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि मेन मुद्दा अगर विकास और राष्ट्रवाद के बीच का चुनाव हुआ तो बड़ा दिलचस्प होगा। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा भ्रम की स्थिति नहीं है और चूंकि ये औसत थोड़ा सा मेरे अनुमान से बहुत इतर हो गया है। भाजपा और आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई है। मोदी जितना ज्यादा कहें कि अरविंद केजरीवाल को अपने सामने लाके खड़ा कर पाएंगे, उतना अरविंद के लिए मुश्किल होगी और अरविंद की चतुराई होगी कि पूरे चुनाव को वो अपने ऊपर ही चला पाए, मोदी पर चुनाव न जाए। जी उमर खान जी। देखिए जो ट्रेंड का मैं चुनाव देख रहा हूं दिल्ली का, कि आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कंसोलिडेट है। आम आदमी पार्टी का जो विरोधी वोट है वो कांग्रेस को मिलेगा, वो बीजेपी को मिलेगा और अन्य को मिलेगा। तो इसलिए आम आदमी पार्टी वर्सेज अदर्स होगा। और मुझे नहीं लगता कि जो मैं कह चुका हूं कि ये 55 क्रॉस करेगी, 60 भी क्रॉस कर सकती है आम आदमी पार्टी। मैं अभी बता रहा हूं आपको। जी, आज से ठीक एक महीने बाद दिल्ली के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस दौरान हम इस तरह के कई सर्वे लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, आखिर जनता क्यों सुने आपकी, क्यों चुने जनता आपको? ऑड और इवन के आंकड़े आते जाते रहेंगे। अपनी योग्यता पर अगर तनिक भी विश्वास है तो शहर में किस बात का ढिंडोरा है? जी हां, देश का सवाल के आज पोल्स ऑफ पोल्स वरिष्ठ पत्रकारों के इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिन भर के खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी राकेश पांडे। आंख कान खोल।